हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो क्लास के अंदर हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस को डिस्कस करेंगे। चैप्टर अभी भी ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चल रहा है, ठीक है। तो टॉपिक हमारे पास में है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। कुछ चार मेन प्रॉपर्टीज हैं चार्जेस की जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए, जिनमें सबसे पहला है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, देन सेकंड वन इज इनवेरियंस ऑफ चार्जेस, थर्ड वन इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस एंड फोर्थ वन इज कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ये चार जो प्रॉपर्टी है ना, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में एक आध और प्रॉपर्टी हम सिंपल से डिस्कस करेंगे, वो बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज हैं। फिर उसके बाद में अपन ये देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, ठीक है, उसको अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक आपके सामने है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस को आज अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें मैं सबसे बेसिक प्रॉपर्टी की पहले बात कर लेता हूं। एक जो आप सभी को पता है, मैं बहुत बार डिस्कस भी कर चुका हूं प्रीवियस वीडियोज में। एक प्रॉपर्टी है हमारे पास में कि अगर सेम नेचर का चार्ज होता है, सेम नेचर का चार्ज मतलब बच्चों एक प्लस का चार्ज है और एक प्लस का चार्ज है, दोनों तरफ प्लस के चार्ज हो, या फिर एक माइनस का चार्ज हो और दूसरा भी माइनस का चार्ज हो, सेम नेचर के चार्जेस या फिर लाइक चार्जेस। ये लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं बच्चों, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। एक जैसे चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक दूसरे के बीच में प्रतिकर्षण होगा। फिर अगर अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस का मतलब अपोजिट नेचर के चार्ज हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। तो हमें पहली प्रॉपर्टी के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि इफ चार्जेस आर लाइक, है ना, देन दे विल रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। मैं लिख देता हूं, लाइक चार्जेस repel each other, but unlike charges attract each other, है ना। ये सिंपल सा था, ये डन हुआ। ये बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद में जो मैंने आपको कही थी उस प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज सेकंड वन, एडिटिविटी। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। अब ये क्या चीज है, तो सिंपल सा तरीका बताता हूं। लेट्स सपोज करो एक रूम के अंदर कुछ 10 जने बैठे हुए हैं, ठीक है। तो उन 10 जनों का मास कितना होगा या उस रूम का मास कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे, उस रूम का मास कैलकुलेट करने के लिए पहले तो वो जितने भी 10 जने थे उनका मास कैलकुलेट करो, उनका ऐड कर दो, यही तरीका होगा। फिर उस रूम को बनाने के लिए जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, जैसे आपके स्टोन की रिक्वायरमेंट थी, आपको वुडन विंडोज़ की रिक्वायरमेंट थी, ग्लास विंडोज़ की रिक्वायरमेंट थी, जो भी चीज़ उस रूम के अंदर है उन सभी के मास को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप उस रूम का क्या निकाल पाएंगे, टोटल मास या नेट मास निकाल पाएंगे। यही तरीका था। तो हमने क्या किया, उस पैटर्न को यूज़ किया कि जितनी भी चीज़ उस रूम को बनाने में लगी हुई है उन सब का सम कर दिया है, यही तो तरीका था। सेम ऐसा का ऐसा बच्चों चार्जेस के साथ में होता है। मास भी एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इनका एडिशन हमेशा एक जैसा देखा जाता है, अलजेब्रिक सम देखा जाता है। देखो जब कोई क्वांटिटी वेक्टर होती है ना, तो रिजल्टेंट देखने के लिए उसका वेक्टर सम किया जाता है, लेकिन जब कोई क्वांटिटी स्केलर होती है तो उसका नेट देखने के लिए हमेशा अलजेब्रिक सम किया था। अब इसका मतलब क्या हुआ, अलजेब्रिक सम मतलब, अलजेब्रा को याद करो, अलजेब्रा के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज यूज होती हैं नहीं होती हैं, और पॉजिटिव वैल्यू का अपना एक सिग्निफिकेंस है, नेगेटिव वैल्यू का अपना एक सिग्निफिकेंस है ना। आप पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं बना सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो, ऐसा होता है नहीं होता है, ठीक है। तो अगर चार्जेस प्लस का है तो हम उसे प्लस ही रखेंगे, अगर चार्जेस माइनस का है तो उसका एडिशन करते टाइम उसे माइनस ही कंसिडर किया जाएगा, दैट इज अलजेब्रिक सम। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये समझिए, लेट सपोज करो आपके पास में कोई सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर कुछ चार्जेस
अलग अलग जगह पर लोकेटेड है। जैसे एक Q1 चार्ज प्लस का है, एक Q2 चार्ज माइनस का है, माइनस का Q3 चार्ज है, प्लस का Q4 चार्ज है, प्लस का Q5 चार्ज है। और हमें इस सिस्टम का टोटल चार्ज कैलकुलेट करना होता तो हम बोलते द रिजल्टेंट और नेट चार्ज। आप इसे ऐसा लिख सकते हैं Q नेट या फिर समीशन ऑफ Q। ये क्या होगा, ये जितने भी चार्जेस हैं इन सभी का एल्जेब्रिक सम होगा। इन सभी का एल्जेब्रिक सम मतलब Q1 प्लस का था, प्लस कंसिडर करो, Q2 नेगेटिव था, नेगेटिव कंसिडर करो, Q3 नेगेटिव था, नेगेटिव कंसिडर करो, Q4 पॉजिटिव था, पॉजिटिव कंसिडर किया, Q5 पॉजिटिव था, पॉजिटिव कंसिडर किया। ये कुछ इस तरीके से। बात समझ में आई? चलो इसको ऐसा ले लो, एक ऐसा सिस्टम ले लेते हैं, एक एग्जांपल और लेता हूं। यहाँ पे प्लस का 4 माइक्रोकुलाम है, सॉरी माइनस का 4 माइक्रोकुलाम है, यहाँ पे माइनस का 2 माइक्रोकुलाम है, और यहाँ पे प्लस का 5 माइक्रोकुलाम है। ठीक है, तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा? तो हमने बोला Q नेट, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम क्या होगा? सभी का एल्जेब्रिक सम करो। इसका मतलब माइनस का 4 माइक्रोकुलाम, माइनस का 2 माइक्रोकुलाम और प्लस का 5 माइक्रोकुलाम। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? -6 + 5 दैट इज -1 माइक्रोकुलाम, दैट इज द Q नेट। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको टोटल चार्जेस देखना है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, तो आपको उन चार्जेस का एल्जेब्रिक सम करना पड़ेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। डन हुआ इतना? मैं लिख देता हूं कि इसमें क्या यूज करना पड़ेगा। एक मिनट रुके, ये चीज समझ में आई ना? इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो आप, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लिया? चलो अब इसके बाद में देखो, मैं लिख देता हूं कि ये क्या चीज है। नीचे वाली चीज को हटा रहा हूं मैं, और यहां पे मैं लिख देता हूं वो, है ना? क्या भैया? द नेट चार्ज ऑफ any isolated system will be the algebraic sum of all the charges present in it। ठीक है, इतना सिंपल सा ही टास्क है। जैसे अगर एक और एग्जांपल देने की कोशिश करूं, यहां पर किसी सिस्टम में प्लस का 2 माइक्रोकुलाम है और यहां पे माइनस का 2 माइक्रोकुलाम है। ठीक है, एक जगह प्लस का 2 माइक्रोकुलाम है और एक जगह माइनस का 2 माइक्रोकुलाम है, और पूछे कि इस सिस्टम का Q नेट कितना है, तो प्लस का 2 और माइनस का 2 मिलकर के कितना बनाएगा? 0। उस सिस्टम का चार्ज है ही नहीं, 0 है, वो सिस्टम न्यूट्रल है देखा जाए तो। टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज 0, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो जब भी आपको टोटल चार्ज देखना है, आपको एल्जेब्रिक सम करना है। प्लस का है तो प्लस का लिखिए, माइनस का है तो माइनस का लिखिए। ठीक है इतना? चलिए अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी जो है, जिसे अपन ने वैसे सेकंड नंबर पे डाला था, इंपॉर्टेंट है, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। अब ये प्रॉपर्टी बहुत शानदार प्रॉपर्टी है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। एडिटिविटी तो हमें तब याद रखनी है, न्यूमेरिकल में बहुत माइन्यूट है, छोटे बच्चों को भी पता रहता है ना। लेकिन इनवेरिएंस ऑफ चार्ज रियलिटी में एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप पहली बार पढ़ेंगे। क्या चीज है वो देखो, इनवेरिएंस ऑफ चार्जेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों कि चार्ज इनवेरी होता है, मतलब वेरिएबल नहीं होता। अब इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, इसको ही मान लेते हैं, ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने रब किया तो मैंने इसको कुछ ना कुछ चार्ज दिया होगा। लेट्स सपोज करो इसको मैंने 3 माइक्रोकुलाम चार्ज दे दिया। ठीक है, इसके पास में इनिशियली कितना चार्ज है? 3 माइक्रोकुलाम है, जब ये स्टेशनरी है, जब ये क्या है? स्टेशनरी है। अब मैं इसको मूव करवा रहा हूं विद अ पर्टिकुलर स्पीड, कुछ भी हो सकता है, 2 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड, 2 किलोमीटर पर सेकंड, 500 किलोमीटर पर सेकंड, कुछ भी स्पीड हो सकती है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीड हो सकती है। तो अगर मैं इसको मूव कराऊं और मूव कराते टाइम भी अगर मैं इसका चार्ज मेजर करता हूं, तो वापस से मेरे को 3 माइक्रोकुलाम ही मिलेगा। ठीक है, दैट इज इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास में स्टेशनरी कंडीशन में जितना चार्ज था, मूविंग
या मोशन में भी उतना ही चार्ज प्रेजेंट होगा। इसका मतलब ये है कि चार्ज जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये डिस्कस क्यों किया गया, इसका भी एक रीजन है। पहले तो मैं इसको सिंपल लिख देता हूं कि इसका मतलब हमें क्या समझना है। तो हम बोलेंगे क्यू एट रेस्ट, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास में जितना चार्ज है रेस्ट कंडीशन में, उतना का उतना ही चार्ज उसके पास में कब होगा, जब वो मोशन में होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। या फिर आप कह सकते हैं देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ स्पीड on the value of charge present at any object। ठीक है, स्पीड का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब है चार्ज इज, अगर स्टैंडर्ड लाइन लिखूं तो ये लिख सकता हूं मैं, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस 11th का पॉइंट था, है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन में भी हो सकती है, एक मोशन में भी हो सकती है, एक स्टेशनरी भी हो सकती है। आपने 11th में जितनी पढ़ी है वो सारी की सारी ऑलमोस्ट स्टेशनरी थी, नहीं थी? चलो, अब क्या चीज है उसका मतलब समझिए। ये चीज हमने क्यों पढ़ी, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। थोड़ी देर पहले मैंने मास भी बोला था, मास भी एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन मास के साथ में ये प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं करते हैं। मतलब मास जो है वो वेरिएबल होता है, रेस्ट में मास कुछ और होता है। स्पीड करने पर या उसी मास को कुछ वेलोसिटी दे दोगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये भैया वैसे आइंस्टीन ने बताया था, अपनी स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी के अंदर दिया था कि मास को अगर डिस्कस किया जाए तो मास के साथ में मास एट रेस्ट डज नॉट इक्वल्स टू मास एट मोशन। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहां पर मास के साथ में एक कॉन्सेप्ट काम करता है, m इज इक्वल्स टू m नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है, स्पेशल रिलेटिविटी थियरी है ये आइंस्टीन की। उसके अकॉर्डिंग मास का स्पीड के ऊपर इंपैक्ट बताया गया है, सॉरी स्पीड का मास के ऊपर इंपैक्ट को डिस्कस किया गया। वो बोलता है कि जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होती जाती है, मास भी क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, ये v का वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। देखो c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। ठीक है, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ पर्टिकुलर मास या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। वो वेलोसिटी जो है वो नियर अबाउट c या इनटू द ऑर्डर ऑफ c होना चाहिए। मतलब ये वाली जो वेलोसिटी है ये 10⁷ ऑर्डर की आसपास में होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी इतनी ज्यादा है मास की, तो फिर जब मास मोशन में होगा तो वो ज्यादा होगा और रेस्ट में कम होगा। अगर ये कंडीशन है और वेलोसिटी इतनी है, तो ये बोलता है कि मास एट मोशन इज हायर देन द मास एट रेस्ट। इसको समझ लो, आप समझो क्या होगा अगर हमने v को क्या किया, इंक्रीज किया। समझना है इस चीज को, v को इंक्रीज करेंगे तो ये पूरा वैल्यू इंक्रीज होगा। ये क्योंकि ये न्यूमरेटर में है ना, न्यूमरेटर में, तो अगर v को इंक्रीज करोगे तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर ये पूरा वैल्यू इंक्रीज होगा तो 1 माइनस ये वैल्यू करोगे तो डिक्रीज होगा। और जितना ज्यादा ये डिक्रीज होगा मास, उतना ही ज्यादा क्या होगा, इंक्रीज होगा। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, हो सकता है इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट कर देता हूं मैं, देखना अब इस चीज को। m इज इक्वल्स टू m नॉट डिवाइडेड बाय, इसको कुछ ऐसा लिखो क्या, c स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। बताओ इसको ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? सोचो एक बार के लिए बच्चों, बताओ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? इसको ऐसा लिख सकते हैं? चलिए, तो अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं तो ये c स्क्वायर जो यहां पर है, रूट से बाहर आते ही c होगा, और c कहां चला जाएगा, ऊपर की ओर। m नॉट c डिवाइडेड बाय c स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है ये बात।
अब c की एक पर्टिकुलर वैल्यू जो कि हमें पता है 3 इंटू 10⁸ है, और अगर मैं इसको लिख देता हूं यहां पर तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻16 माइनस वी स्क्वायर करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा समझना है इस चीज को, ऊपर कांस्टेंट है, रेस्ट पे मास कांस्टेंट है और c का वैल्यू भी कांस्टेंट है। अब समझना, जैसे जैसे v इंक्रीज होता जाएगा वी स्क्वायर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, लेट्स सपोज करो v का वैल्यू अपन ले लेते हैं कितना, 10⁻7 ले लेते हैं। 10⁻, कितना ले लिया, 7 ले लिया, तो 10⁻7 कितना हो जाएगा, 10⁻7 का स्क्वायर 10⁻14 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इस v को थोड़ा सा और इंक्रीज किया, 10⁸ ले लो, 10⁸ लोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10⁻16 हो जाएगा क्या। तो जैसे जैसे v इंक्रीज होता जाएगा ये टोटल वैल्यू जो डिनोमिनेटर में है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, नहीं होती जाएगी। पहले ये 10⁻14 था, फिर 10⁻16 हुआ, तो ये पूरी वैल्यू जब आप गौर करोगे तो ये क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा तो फिर एंटायर वैल्यू इंक्रीज होती है, नहीं होती है भैया, अरे होती है नहीं होती है। इसको इंक्रीज करोगे तो ये अंदर वाला वैल्यू डिक्रीज होगा, और ये डिक्रीज होगा तो फिर ये इंक्रीज होगा ना भाई, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, मास जो है वो स्पीड पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, जबकि चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। दिमाग में रहेगा, नहीं रहेगा। चलिए अब इससे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं इस इनवेरिएंस ऑफ चार्ज के अंदर ही। देखिए, एक तो होता है चार्ज, चार्ज के ऊपर स्पीड का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन एक वर्ड होता है स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखिएगा, Q/m होता है बच्चों। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ स्पीड ऑन चार्ज एंड स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, चार्ज पे और स्पेसिफिक चार्ज के ऊपर स्पीड का क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो चार्ज के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसा का ऐसा, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन चार्ज। लेकिन क्या इस पे इंपैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। कैसे, वो समझिए। अरे यार ये कछुआ, चलो कैसे वो समझिएगा। तो जैसे जैसे हम स्पीड को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, स्पीड को इंक्रीज करने से मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मास अगर इंक्रीज हुआ तो स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। अरे मास इंक्रीज हुआ तो स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखना। तो स्पेसिफिक चार्ज के ऊपर तो स्पीड का इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन चार्ज पे इंपैक्ट नहीं पड़ता। इस बात को हमेशा दिमाग में रखेंगे, रखेंगे नहीं रखेंगे, दिमाग में रहेगा। तो ये चीज ध्यान में रखना। हाँ, एक बच्चों कई बार ये भी पूछ लेता है व्हाट इज द स्पेसिफिक चार्ज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, या स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे तो आप सभी होशियार हैं, कर सकते हैं ये। Q का वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, और M का वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 होता है, ये सभी को पता है। इसको सॉल्व करोगे ना, दिस वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन विल बी 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम पर kg। ये बात ध्यान में रखना, ये पावर प्लस की है ना। बहुत बार जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो बच्चे डायरेक्ट करके आ जाते हैं, यार माइनस का पावर कंसीडर कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का पावर ये ऊपर वाला माइनस का मान करके माइनस, जल्दीबाजी में हो जाती हैं ऐसी गलतियां, मेरे से भी कभी हो ही गई होंगी। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि ऐसा होता है। ठीक है, प्लस का आता है स्पेसिफिक चार्ज में, ये पावर प्लस की होती है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। चलो, तो क्या पता चला, चार्ज के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं, स्पेसिफिक चार्ज के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। वेलोसिटी इंक्रीज करने पर मास इंक्रीज होता है और स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीज होता है। दिमाग में रहेगा, डन है इतना। चलिए इसको उतार लीजिए, इसके बाद में फिर नेक्स्ट चीज को डिस्कस करते हैं। जल्दी से इस चीज को उतारिए, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बच्चों बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर प्रॉपर्टीज में देखा जाए न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो ये वो जगह है जहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो देखो है क्या चीज, तो समझते हैं एक बार के लिए। लेट्स सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास में, है ना, और इस ऑब्जेक्ट के पास में फ्री चार्जेस है। किसकी बात कर रहे हैं अपन, फ्री चार्जेस की। और आप सभी को पता है चार्ज का ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्सेप्ट में होता है। या तो आपने एक इलेक्ट्रॉन लेना है या एक इलेक्ट्रॉन देना है, या दो इलेक्ट्रॉन लेने हैं, दो इलेक्ट्रॉन देने हैं, ऐसा ही तो होता है। तो ये जो चार्ज का ट्रांसफर है, किसी ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का रोल होता है, ये आप सभी को पता है।
क्लियर है ये बात। अब क्या होता है, मेरे को इस ऑब्जेक्ट को, जो कि इनिशियली लेट्स सपोज करो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लूंगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लूंगा, तो इसके पास में प्लस का ई इतना चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अगर आपने और इसको एक और इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकाल दिया है, तो इसके पास में प्लस का ई एक और आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो इसका जो टोटल चार्ज होगा, इसका प्लस का 2e चार्ज होगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, रिमूव कर दिए हैं। ड्यू टू रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स द चार्ज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल बिकम 2e। ऐसा ही तो हुआ। लेकिन क्या ये सोचने की बात है कि क्या इस ऑब्जेक्ट से आप इससे भी कम चार्ज बाहर निकाल सकते हैं? क्या हम इस ऑब्जेक्ट से एक इलेक्ट्रॉन से भी कम चार्ज बाहर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? ये एक सोचने वाली बात है, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है कि इस ऑब्जेक्ट से एक इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज को बाहर निकाला जा सकता है, या फिर इस ऑब्जेक्ट को एक इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज दिया जा सकता है? इज इट पॉसिबल? ऐसा नहीं है। आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ऐसा कभी नहीं सुनेंगे। या तो आप उसे एक पूरा इलेक्ट्रॉन देंगे या एक पूरा इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकालेंगे। यही एक पॉसिबल सिचुएशन है। इससे कम चार्ज जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। आप बहुत सारी जगह क्वार्क्स पढ़ेंगे, आप बहुत सारी जगह क्वार्क्स पढ़ेंगे, 2/3e कुछ ऐसा क्वार्क पढ़ेंगे। अप क्वार्क बोलते हैं इसको, e/3 डाउन क्वार्क बोलते हैं इनको, ठीक है। ऐसे क्वार्क्स पढ़ेंगे, लेकिन इनका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा, है ना। इनका फ्री एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इनके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। हम फ्री चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास में फ्री चार्ज क्या हो सकता है। तो उसका फ्री चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है प्लस का या माइनस का, 5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है प्लस का या माइनस का, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है प्लस का या माइनस का, 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है प्लस का या फिर माइनस का, है ना। या तो इलेक्ट्रॉन दिया या इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, लेकिन इससे कम पॉसिबल नहीं है। मतलब ई से कम वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई आपको ये बोले कि आप इसका 1/2e और बाहर निकाल दो, ये पॉसिबल सिचुएशन है ही नहीं, ये पॉसिबल सिचुएशन है ही नहीं। हम भैया ई से कम नहीं निकाल सकते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो किसी ऑब्जेक्ट के पास में चार्ज होगा तो या तो प्लस का ई होगा या फिर माइनस का ई होगा, या प्लस का 2e होगा या माइनस का 2e होगा, या प्लस माइनस का 3e होगा, कुछ ऐसा ही चलता है। आप किसी ऑब्जेक्ट के पास में ऐसा कभी नहीं देखेंगे 2.5e या 2.3e, नहीं, इतना चार्ज नहीं होता बच्चों। हाँ, ये जो आपको वैल्यू पॉइंट्स में दिखाई दे रही है ना, डेसिमल्स में दिखाई दे रही है, ये पॉसिबल सिचुएशन नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है कि चार्ज ऐसा ही पॉसिबल कर सकता है, ये सिचुएशन चार्ज के साथ में पॉसिबल नहीं है। दैट इज क्वांटाइजेशन। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन। ये कुछ ऐसा ही है कि अगर मैं आज के जमाने की बात करता हूं और फिजिकल ट्रांजैक्शन की बात करता हूं, फिजिकल मतलब पैसा देना या लेना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा हूं, यूपीआई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिजिकल ट्रांसफर। किसी को अगर पैसे देने हो तो आप मिनिमम से मिनिमम 1 रुपए दे सकते हैं, 1 रुपए से कम देना पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में। फिजिकल ट्रांजैक्शन के अंदर 1 रुपए दे सकते हैं, 2 रुपए दे सकते हैं, 1.5 रुपए 1.5 रुपीज नहीं दे सकते, क्योंकि अब 50 पैसा नहीं चल रहा है इंडियन मार्केट के अंदर। बात समझ रहे हैं मेरी, ठीक है। तो ये सेम वही सिनेरियो है। आप किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, उससे ले सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, ले सकते हो, लेकिन 1.5 इलेक्ट्रॉन ना तो दिया जा सकता है ना ही लिया जा सकता है, ठीक है। ये बात समझ रहे हो, ठीक। तो हम बोलेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास में जितना भी फ्री चार्ज होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, इलेक्ट्रॉन द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखिएगा, n टाइम्स होना चाहिए, और n की वैल्यू जो है वो कैसी होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए बच्चों। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वो पॉइंट्स में या डेसिबल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा, स्टेट बोर्ड्स में तो सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। तो जब भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आए तो आपका फॉर्मेट तैयार होना चाहिए। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास में नेट चार्ज क्यू नेट, ठीक है, आप इसे क्यू नेट भी लिख सकते हैं, जो होता है वो प्लस माइनस एन ई होता है, प्लस माइनस एन ई, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास में पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, इसलिए हमने प्लस और माइनस को डिस्कस किया। और फिर एन एक कैसा है, नेचुरल नंबर है, जो कि पॉइंटों के अंदर पॉसिबल नहीं हो सकता। फिर ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने लिख दिया, ठीक है। दैट इज द यूनिट ऑफ चार्ज। आप कह सकते हैं कि इससे मिनिमम पॉसिबल चार्ज नहीं है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा वो समझिए। तो लिखने का तरीका कुछ ऐसा होगा, देखिए, द नेट
चार्ज प्रेजेंट, नेट फ्री चार्ज बोल सकते हैं, फ्री चार्ज प्रेजेंट एट एनी ऑब्जेक्ट मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल of charge of electron, of charge of electron, q is equals to plus minus ne, या फिर आप इसे और कैसे लिख सकते हैं, the charge transferred from one object to another object। मैं यहाँ पे ट्रांसफर की तो बात बता रहा था। The charge transferred from one object to another object must be integral multiple of charge of electron। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप इसे द चार्ज ट्रांसफर भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई इसे रोक नहीं सकता है, दिमाग में रहेगा। और ये क्या होगा, q प्लस माइनस q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन होगा। अब थोड़ा सा समझिए, व्हाट इज e हियर, ये कई बार पूछ लेता है, व्हाट इज e, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये e का वैल्यू है, सभी को पता होना चाहिए। n का वैल्यू +1 हो सकता है, -1, मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 1.5, 3.5, 2.5, 2.1, 4.1 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो, अब ये एक क्वेश्चन यहां पर बनता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है या गेन कर रहा है तो क्या उसके साथ में मास में भी डिफरेंस आता है या नहीं आता। ये चीज अपन ने डिस्कस की है ना बच्चों। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा तो उसके साथ में वो इलेक्ट्रॉन के मास को भी रिमूव करेगा, ये बात ध्यान रखना। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके साथ में उसके मास को भी क्या करेगा, गेन करेगा। तो जब भी चार्ज का ट्रांसफर होता है तो मास का भी ट्रांसफर होता है। चार्ज बाहर निकलेगा तो मास भी बाहर निकलेगा। चार्ज अगर गेन होगा तो मास भी गेन होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो हम यहां पर एक चीज न्यू कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं, नोट लगा करके आप लिख सकते हैं कि भैया चेंज इन मास, ऑब्जेक्ट के मास में कितना चेंज आएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे या जाएंगे, n 10 इलेक्ट्रॉन गए तो 10 इलेक्ट्रॉन्स का मास भी कम हो जाएगा। 10 इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन किए तो 10 इलेक्ट्रॉन्स का मास भी गेन हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो चेंज इन मास कितना होगा ऑब्जेक्ट का, वो होगा n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात ध्यान रखना। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप सभी को पता है कितना भैया, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। लेट्स सपोज करो कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर किसी ऑब्जेक्ट से 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव हो गए हैं, किसी ऑब्जेक्ट से 10 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए। इस भाई साहब ने टोटल कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपने से बाहर निकाल दिया है, 10 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया। तो क्या होगा भैया, उसके मास पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो इस ऑब्जेक्ट के मास पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो हम बोलेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स का मास इस ऑब्जेक्ट का कम हो जाएगा, मतलब इस ऑब्जेक्ट के मास में क्या आएगी, कमी आएगी, डिक्रीज होगा, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज बनाएगा तो डिक्रीज तो होगा। चलो, तो उस ऑब्जेक्ट का मास, चेंज इन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस केस के अंदर क्या होगा, तो हमने बोला डेल m इज इक्वल्स टू एन। एन का वैल्यू कितना ट्रांसफर दिखा रहा था, 10 दिखा रहा था, तो मास में चेंज कुछ इतना आएगा। कुल मिलाकर के 9.1 इंटू 10 टू द पावर -30 kg मास उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। चेंज इन मास इतना दिखाई देगा आपको बच्चों, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, जब जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तब तब मास का भी ट्रांसफर होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है तो मास कम होगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा तो मास इंक्रीज होगा, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ता है, गेन करना पड़ता है। डन है ये बात। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल कराऊंगा, न्यूमेरिकल वाला वीडियो नेक्स्ट आएगा, क्योंकि ये वीडियो मेरे हिसाब से इसी में ही बहुत बड़ा हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल नेक्स्ट वाला वीडियो पूरा न्यूमेरिकल्स का ही होगा, ठीक है ये बात। तो चलिए, तो ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इंपॉर्टेंट है। वैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को किसने प्रूव किया था, साइंटिस्ट का नाम ध्यान में रखेंगे। मैंने आपको बताया था एक साइंटिस्ट को क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ था। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ था, और उस एक्सपेरिमेंट को करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, एंड्रयू मिलिकन थे, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ था, ध्यान रखिएगा। एक्सपेरिमेंट हमारी बुक में नहीं है, अब नहीं है, पहले कभी था, हमारे टाइम में कभी था, ठीक है। ये डन हुआ। चलो, तो दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एंड
फाइनली वी हैव कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब देखो फिजिक्स में ये बात मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी कंजर्वेशन आता है ना बच्चों, जब भी कंजर्वेशन आता है तो एक लाइन फिक्स हो जाती है। जिस भी चीज के आगे आप कंजर्वेशन लगा देते हैं ना, उस चीज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। हाँ, उसका ट्रांसफर पॉसिबल है, उसका फॉर्म चेंज पॉसिबल है, ये बात ध्यान रखना। जैसे कभी आपने क्या कहा था, आपने नहीं, कहीं किताबों में लिखा हुआ होता है कंजर्वेशन ऑफ मास, हालांकि ऐसे नाम की कोई चीज होनी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत बार लिखा हुआ होता है कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब क्या है, मास को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। हाँ, इसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फिजिक्स में हर जगह काम आता ही आता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसका मतलब है एनर्जी का ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। हाँ, एनर्जी को वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। सेम यहां पर है, सेम यहां पर है बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लिखा हुआ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ आपके लिए और मेरे लिए? इसका मतलब क्या हुआ आपके लिए और मेरे लिए? इसका मतलब ये हुआ, एक मिनट भाई यार तू यहां पे खेल ले थोड़ी देर। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। हाँ, चार्ज को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज चेंज नहीं होता, दैट इज कंजर्वेशन। ठीक है, जैसे इस रूम का, अगर मैं इस रूम को तरीके से पैक कर लूं तो इस रूम का टोटल चार्ज कभी चेंज नहीं होगा, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो हम बोलेंगे द टोटल चार्ज, द total charge of any isolated system is always conserved। इसका मतलब और समझिए, इसका मतलब ये है, it means charge can neither be created nor be destroyed। ये बात समझ, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये डन हुआ इतना सा। अरे मेरे भाई तू चलो, सॉरी बच्चों। अब देखो इसका रिएक्शन कोई भी एक देख लीजिए। जैसे आपने लिखा C+O2 इज इक्वल्स टू CO2 होगा। चलो, C कार्बन है, कार्बन 6 नंबर के ऊपर आता है, तो इसके पास में इनिशियली प्लस का 6e मान लेता हूं, या E 6e मान लेता हूं। इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, प्लस के और माइनस के दोनों ले सकते हो, क्योंकि न्यूक्लियस की बात करोगे तो प्लस का 6 और इलेक्ट्रॉन्स की बात करोगे तो माइनस का 6। फिर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो एक ऑक्सीजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन के पास में कितना इलेक्ट्रॉन, इतना। तो इस समय टोटल चार्ज कितना है सिस्टम का, तो हमने बोला 6 + 16 दैट इज 22e। इनिशियली कितना, 22e। और अगर आप इसको भी ऐड कर लोगे, अरे यही तो चीज आ रही है, तो इसको भी ऐड करोगे तो कितना आएगा, 22e आएगा। इनिशियली और फाइनली किसी भी रिएक्शन के इनिशियल में, किसी भी रिएक्शन के बाद में, पूरा होने के बाद में भी टोटल चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। इस बात को ध्यान में रखना। यहां पर एक प्रोसेस एनहिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एनहिलेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है अपने एंटी पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपने एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, एंटी पार्टिकल को क्या है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन सा है, पॉजिट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन जब अपने एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन के साथ में इंटरेक्ट करता है तो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन प्रोसेस होती है, वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं और गामा पार्टिकल को बाहर निकलते हैं। अब गामा क्या चीज है, गामा एक ऐसा पार्टिकल है जिसका चार्ज 0 होता है।
कितना होता है, 0 होता है। ध्यान रखना, इसके पास में चार्ज नहीं होता लेकिन सिर्फ और सिर्फ एनर्जी होती है। और इस गामा पार्टिकल की यहाँ पर एनर्जी है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ज़्यादा होती है गामा पार्टिकल की एनर्जी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा होती है, हाईएस्ट एनर्जी आप कह सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जब अपने एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन के साथ में रिएक्ट करता है तो गामा पार्टिकल बनाता है और उस गामा पार्टिकल का एनर्जी 1.02। हाँ, टोटल चार्ज बिफोर द प्रोसेस 0, माइनस का ई प्लस का ई 0, आफ्टर द प्रोसेस 0। तो शुरुआत में भी 0 था, बाद में भी 0 हुआ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो हो रहा है। बात समझ में आई, डन हुआ ये, ठीक। ऐसा का ऐसा आप आगे भी ले सकते हैं, सेम ऐसा का ऐसा आप आगे भी ले सकते हैं। जैसे अगर मैं इस मार्कर को इस क्लोथ के साथ में रब करता, इस क्लोथ के साथ में रब करता, चलो रब करने से पहले हटा दिया, वापस से रब ही कर रहा था क्या, चलो हटा दिया, चार्ज हटा दिया। चलो इसके पास में कोई चार्ज नहीं है, इसके पास में कोई चार्ज नहीं है, दोनों का टोटल चार्ज 0, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, रब किया तो इसने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया। लेट्स सपोज करो इसने 3 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया, इसने 3 इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिए, माइनस का 3, इसने 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया होगा तो प्लस का 3e माइनस का 3e, दोनों का सम करो 0। यही तो मैं बोल रहा हूँ, सिस्टम में ये दोनों ही थे, इनिशियल में दोनों थे, इनिशियल का चार्ज 0 बताया, रब करने के बाद में ये दोनों तो चार्ज हो गए अलग अलग, लेकिन टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम अभी भी कितना है, 0 ही है। ये बात ध्यान रखना, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। इसी में पेयर रिएक्शन भी होती है बच्चों। पेयर रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इसका उल्टा कर दो, गामा से ये दोनों बन जाते हैं। पेयर रिएक्शन के अंदर गामा से दोनों बन जाते हैं। एनहिलेशन प्रोसेस का उल्टा होता है पेयर रिएक्शन, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, ठीक है। पता चला। एग्जाम्पल दुनिया में कोई भी उठा सकते हो, एग्जाम्पल दुनिया में कोई भी उठा सकते हो, H2O वाला उठा सकते हो, है ना, H2 + O2 = H2O, नहीं वो 2H2O वाला प्रोसेस कर दीजिएगा। कौन सा वाला, H2 + 2O2 = 2H2O, नहीं गलत लिखा है ये, ऐसा ये वाला उठा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस रिएक्शन के अंदर भी सेम होगा। हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन बताओ, ऑक्सीजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स बताओगे, फिर ऐड कर लेना, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से काम होगा, ठीक है। तो ये हर एक प्रोसेस के अंदर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, फॉलो होगा ही होगा, दिमाग में रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बताने वाले साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, इन्होंने ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को प्रूव किया था, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी तो भैया नहीं बताए थे। अगर ये नहीं होते तो कहां से पता चलता पॉजिटिव और नेगेटिव भी कुछ होता है, ठीक है। तो उन्होंने बताया और वहीं पे उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी प्रूव किया है, ठीक है। ये डन हुआ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्लियर है देवताओं। चलो आगे चलते हैं। अब यहां पे एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है कि स्टेशनरी चार्ज और मोशन वाला चार्ज क्या क्या कर सकता है, ठीक है। और यही देखा जाए तो इस चैप्टर की शुरुआत भी है। देखो इस पूरे चैप्टर के अंदर तो हम चार्ज को स्टेशनरी मानेंगे। तो चार्ज व्हेन इट इज स्टेशनरी, मतलब जब उसका वेलोसिटी कितना था, 0 था, स्टेशनरी चार्ज था, उस केस में वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही चार्ज किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और v कांस्टेंट है, v कांस्टेंट का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेटेड नहीं है, 60 की स्पीड से चल रहा है तो एंड तक 60 की स्पीड से चलेगा, तो वेलोसिटी में वेरिएशन नहीं हो रहा, वेलोसिटी में वेरिएशन नहीं तो एक्सेलरेशन कितना, 0 हुआ, ठीक है। तो नॉन एक्सेलरेटेड चार्ज बट इट शुड बी इन मोशन, तो वो दो चीजों को प्रोड्यूस करेगा भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो चार्ज दोनों को प्रोड्यूस कर सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक। फिर अगर यही चार्ज मोशन में है लेकिन वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेरी है, एक्सेलरेटेड चार्ज, एक्सेलरेटेड चार्ज आप बोल सकते हैं, ऑसिलेटिंग चार्ज आप बोल सकते हैं इस केस को, ठीक है। अगर ये सिनेरियो फुलफिल हो रहा है तो भैया ये दोनों तो है ही, मोशन में है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा ही आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा आएगा ही आएगा, इसको तो छोड़ ही नहीं सकता, वो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा। फिर मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा, और
एक्सिलरेटेड है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये बात ध्यान में रखिएगा। आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, रेडियो वेव्स, एक्सरेज, ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, ठीक है। विजिबल लाइट, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ये किसके कारण प्रोड्यूस होती है? जब चार्ज जो है वो एक्सेलरेटेड होता है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है ना, तब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होती है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। स्टेशनरी है इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। मोशन बट एक्सेलरेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएम वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है ये बात। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, इससे क्वेश्चन बन जाता है कई बार। डन हुआ इतना? चलो, तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस बच्चों। और मैंने आपको कहा था कि आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मास और चार्ज में क्या डिफरेंस होता है। पहले मैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज वापस से बता देता हूं। सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पहला मैंने यही लिखा था। सेकेंड वन इज एडिटिविटी। एडिटिविटी में हमें क्या दिमाग में रखना है? पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव ही यूज करो, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही यूज करो, और एल्जेब्रिक सम कर दो, सीधा सीधा जोड़ दो। ठीक है। फिर इनवेरिएंस ऑफ चार्ज में हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि जब चार्ज वेलोसिटी के अंदर होता है और रेस्ट के अंदर होता है, दोनों ही केस में उसके मैग्नीट्यूड पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। मतलब चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन स्पेसिफिक चार्ज डिपेंड करता है, ये बताया था। फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंपॉर्टेंट है। Q इज इक्वल टू एनी, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो चार्ज है किसी भी ऑब्जेक्ट के पास में, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल ही होना चाहिए। फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया फाइनली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में ना तो चार्ज को आप क्या कर सकते हो? क्रिएट कर सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है ये बात। तो इस फाइनली अब हम डिस्कस करेंगे कि मास और चार्ज में क्या बेसिक डिफरेंस है जो हमें पता होना चाहिए। देखो, दोनों स्केलर क्वांटिटी, ये आपको पता होना चाहिए ना, चार्ज भी स्केलर है और मास भी स्केलर है, लेकिन इनमें बेसिक डिफरेंस है। हर जगह ये एक जैसा बिहेवियर शो नहीं कर सकती है। तो क्या डिफरेंस हो सकता है किसी चार्ज में और मास के अंदर, वो देखिए। तो यहाँ पे मैं मास लिख देता हूं और इस तरफ मैं चार्ज लिख देता हूं। और चार्ज को तो अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। सबसे पहली बात बताता हूं आपको चार्ज के बारे में, स्केलर। तो ये भी यहां पर स्केलर ही है। अब आप बोलोगे सर ये डिफरेंस तो हुआ नहीं, तो कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें पता चला कि दोनों स्केलर ही है। ठीक है, चलो यहां से डिफरेंस को चालू कर देते हैं। आप अगर चार्ज को पढ़ते हैं बच्चों, तो चार्ज के लिए हमने बोला कि अगर लाइक नेचर का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल करेंगे, दो नेगेटिव चार्ज है वो रिपेल करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो अट्रैक्ट भी करेंगे। तो इनके मिड में जो लगने वाला फोर्स है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, कैसा हो सकता है? तो हम बोलते हैं उसका नेचर रिपल्सिव हो सकता है और उसका नेचर अट्रैक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, जबकि आपने मास को 11th में पढ़ा है, वहां पर किन्हीं दो मास के मिड में जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है बच्चों। और ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अट्रैक्टिव फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, और ये फोर्स हमेशा अट्रैक्ट ही करता है, मास के मिड में रिपल्सन नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर एक और चीज, बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, जब आप चार्ज को पढ़ते हैं तो चार्ज पॉजिटिव होता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये बात समझ में? चार्ज में जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये चीजें पॉसिबल है। तो चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मास के लिए आप कभी नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे। हालांकि डिस्कशन चल रहा है साइंटिस्ट के मिड में, वो बाद की बात है, जब प्रूव होगा तब देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तक हमारे पास में कोई नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, इस चीज को ध्यान में रखें। एक और इसके साथ में सिंपल सा पार्ट है भैया, चार्ज को आप हमेशा क्वांटाइज्ड मानते हैं। Q इज इक्वल टू एनी, प्लस का एक इलेक्ट्रॉन, माइनस का एक इलेक्ट्रॉन, प्लस का दो इलेक्ट्रॉन, ऐसा पॉसिबल है?
होता है नहीं होता है, ठीक है। तो चार्ज के लिए क्वांटाइजेशन होता है, तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, है ना, हमेशा क्वांटाइजेशन चलेगा चार्ज का, ठीक। लेकिन मास के लिए क्वांटाइजेशन अभी तक प्रूव हुआ नहीं है, स्टिल नॉट प्रूवन, तो हम बोलेंगे मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। अभी ऐसा लिख दो, मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। ऐसा नहीं है कि एक बहुत कम मास हमें पता चल गया है और मास उसका हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा, ठीक है। ऐसा अभी तक कोई भी डिस्कवरी नहीं हुई है। हालांकि हिग्स बोसोन नाम से एक पार्टिकल खोजा गया है, लेकिन अभी वो डिस्कवरी बहुत बाकी है ना, अभी उसको इतना एक्सप्लोर नहीं किया गया, उसको एक्सप्लोर होना बाकी है। जब वो पूरा प्रूव होगा तब जाकर आप शायद कहीं बोल पाएंगे कि यस मास इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड, लेकिन अभी तक ऐसी कोई थ्योरी नहीं है हमारे पास में, ठीक है। चलो फिफ्थ वन एंड इंपॉर्टेंट वन, चार्ज को हमने इनवेरिएंस बोला था, मतलब चार्ज एट रेस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू चार्ज एट मोशन। ये हमेशा चार्ज के साथ में काम करेगा, है ना। रेस्ट का चार्ज और मोशन का चार्ज हमेशा क्या होता है, सेम होता है। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज अपन ने पढ़ा था, लेकिन मास के साथ में ऐसा नहीं होता। डिस्कशन किया था अपन ने बच्चों, m इज इक्वल्स टू m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर का फॉर्मेट बताया था रूट में मैंने आपको, ठीक है। तो मास के साथ में ऐसा नहीं होता। मास एट मोशन, मोशन का जो मास होता है वो रेस्ट मास से हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। रेस्ट मास हमेशा कम होता है। ये चीज, ये बेसिक पार्ट है, ये चार्ज और मास में बेसिक डिफरेंस है जो आपको हमेशा पता होना चाहिए। ये चीजें आपको हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए। अगर इतनी चीजें आपको पता है तो आप मास और चार्ज के अंदर डिफरेंशिएशन करने में सक्षम हैं, है ना। चलिए, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मिलेगा तभी जाकर के हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा, बिना सपोर्ट के काम नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी सजेशन है आपका जो मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूं, प्लीज मेरे को बताएं, मैं करने को तैयार हूं, ठीक है। वो मैं करने को तैयार हूं। Have a good day. Take care.